ठीक है, ये तो हम रोज लगातार आपको कहते हैं हैशटैग जी पर आप सवाल पूछिए, हैशटैग आस्क जी पर लगातार आपके सवाल आते भी हैं। आज भी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि बहुत सारे सवाल जितनी जल्दी हो सके वो लिए जाएं। जनसंवाद अभियान से ही ये उलझन दूर होगी, क्योंकि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से कोरोना का अंत है। और ट्रेसिंग के बाद हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार कैसे ट्रेस कर रही है, संक्रमण को दूर कर रही है, ये जी न्यूज पर लगातार आप पूछ रहे हैं। तो आज से लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजों में छूट भी दी गई है। इसको लेकर के आपके मन में बहुत से सवाल हैं। आज से क्या क्या खुल जाएगा, क्या कुछ बंद रहेगा। दिल्ली में ये छूट नहीं दी गई क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़े हैं। कौन से लोग काम पर जा रहे हैं, जा सकते हैं, किन पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया कि कोरोना के ऐसे कई मरीज हैं जिनमें बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं मिले, एसिम्प्टोमेटिक थे। तो क्या हर आदमी का टेस्ट कराना पड़ेगा, तब पता लगेगा उसको कोरोना है कि नहीं है, वो बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो लॉकडाउन में भी बैठा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोरोना हो गया हो। बहुत से ऐसे सवाल हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई। पुलिस के सामने ऐसा कैसे हो गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये मंच तैयार किया है, जिस पर जी न्यूज जनसंवाद अभियान जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ हैं। विजय सोनकर शास्त्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर संजय राय हैं, प्रोफेसर, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स के। दिल्ली से पीके अग्रवाल हैं, पूर्व आईएएस। और टीआर कक्कड़ हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर। सबसे पहले जो है, पहला सवाल जो है मैं पालघर से ही लेना चाहता हूं। वो महाराष्ट्र के पालघर से है। कई सवाल उसको लेकर के आए हैं, उनको थोड़ा सा क्रक्स करें तो पवन त्यागी पहला सवाल है कि पालघर मामले के बाद क्या उद्धव सरकार नाकाम है कि 2 साधुओं सहित 3 लोगों को पीट कर मार दिया गया, पुलिस देखती रही, और यह लॉकडाउन के दौरान हुआ तमाशा पुलिस देखती रही। क्या कुछ हुआ है? विजय सोनकर शास्त्री सीधे तौर पर सरकार कह रहे हैं कि फेलियर नहीं है तो और क्या है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इसके ऊपर रिएक्शंस हैं। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पर इस समय बहुत पीछे नजर आ रही है। संवेदनहीनता का एक तरह से देखा जाए तो वहां पर एक बहुत अजीब सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सच बात है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल नए हैं, अनुभवहीन हैं। उनको एक दिन का भी कोई पार्लियामेंट्री या किसी भी तरह का अनुभव नहीं रहा है। फिर भी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है, उसी अवसर का उनको फायदा मिला है। पर हकीकत देखिए, जिस तरह से कोरोना वहां पर तेजी से फैला, ये क्या है? ये तो टोटल एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का फेलियर ही नहीं तो और है क्या। और आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो रही है। 2 निरीह साधुओं को पीट करके उनकी हत्या की जा रही है। ऐसा वीडियो है सचिन जी कि मुझे लगता है कि हम और आप कम से कम नहीं देख सकते हैं उसको पूरा वीडियो। जिस तरह से क्रूरता के साथ निरीह साधुओं को उनको मारा गया है। पुलिस के पीछे एक व्यक्ति छिप रहा था, उसको पुलिस के पीछे से खींच कर लाया गया। पुलिस खड़ी थी, क्या कर रही थी पुलिस? ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पर अभी तक किया क्या सरकार ने? सर, लेकिन एक बात है ना कि राज्य सरकार की नाकामी को लेकर के सर राज्य सरकार की नाकामी को लेकर के तो कल से सवाल हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब तक तो महाराष्ट्र सरकार को समन कर दिया होता है, या फिर राज्य सरकार की तरफ से यूं कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कम कोई सवाल पूछ लिया होता, लेकिन अब तक ऐसा नहीं है ना। लेकिन कक्कड़ साहब, इजंट इट स्ट्रेंज कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन का पालन पुलिस करवा रही है, और पुलिस के सामने ये सब हुआ, और ऑलमोस्ट पुलिस मूक दर्शक या तो बनी रही या कहीं ना कहीं उसमें साथी नजर आ रही है। मैंने ये क्लिप 2 या 3 बार सुबह से देखा है चैनल्स पर। ऐसा लगता है मुझे कि पुलिस के प्रेजेंस में ये चीज हुई है। जैसे अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि एक आदमी पुलिस के पीछे से खींच के किया गया। ऑब्वियसली ये जो पुलिस की नाकामी है, एब्सोल्युटली नाकामी। अब तक तो आई डोंट नो हुआ है या नहीं, अब तक वो जितने पुलिसकर्मी वहां पे खड़े थे सबको सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, लोगों का बाहर आना ही नहीं चाहिए था, और बाहर आ गए वो एक अलग जराइम है। उसके पश्चात वो आके इन लोगों पर हमला करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है और वो मर जाते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठता है महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली इस केस में। और अब तक तो इन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए था, और इनके खिलाफ मैं तो कहता हूं कि क्योंकि उनके सामने हुआ है, उनके पीछे से खींच के हुआ है,
तो इनके खिलाफ केस भी नेग्लिजेंस का रजिस्टर होना चाहिए, केस भी रजिस्टर होना चाहिए और सस्पेंड होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सर, ये तो बात लॉ एंड ऑर्डर की रही ना कक्कड़ साहब, और ये वही उद्धव सरकार है, शिवसेना सरकार, जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और कहीं ना कहीं ऐसी बात करती है। अगर इंसिडेंट पूरे देश में भी कहीं हुआ होता तो मैं आपको सही कहता हूं सर, मैं आपको सही कहता हूं कि भले वो उद्धव ठाकरे हों, भले वो ठाकरे परिवार हो, ऐसा स्ट्रांग रिएक्शन आता कि पूरे देश में आप जाने ना जाने किस तरह की कार्रवाई की मांग हो गई होती। क्योंकि क्या कांग्रेस से कॉम्बिनेशन इस कारण से उद्धव ठाकरे चुप है या फिर हाथ बंधे हुए हैं? बहुत से ऐसे सवाल है। कुछ और ऐसे सवालों का रुख करते हैं सर। अगला सवाल यह है डी के बाथम का। ये छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या अपनी गाड़ी से अपने घर जा सकते हैं? अपनी गाड़ी से क्या अपने घर जा सकते हैं? ये भी हो सकता है कि कहीं वो रास्ते में फंसे हों, एक जगह पर हों, अपनी दूसरी जगह, क्योंकि एयरलाइंस नहीं चल रही है। क्योंकि विजय सोनकर शास्त्री, अब तक तो मेरे ख्याल से एमएचए की गाइडलाइंस यही है कि अभी तो कोई आवाजाही नहीं है, क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं, हालांकि ये छात्र हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र फंसे हैं, मेरा बेटा खुद भी फंसा हुआ है कहीं इसी तरह से। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस समय कोई भी छूट नहीं। इस समय हर व्यक्ति को लॉकडाउन का जो पैरामीटर है उसको मानना ही पड़ेगा, उसको घर में रहना पड़ेगा, वो जहां है वहां रहे। अगर भोजन इत्यादि की दिक्कतें हैं तो उस दिक्कतों को प्रशासन के साथ शेयर करे, वहां उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ दिन के लिए तो यह स्ट्रिक्टली इसको लागू करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए सरकारों के माध्यम से। वैसे एक सरकार का जो गाइडलाइन है 20 तारीख के बाद, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश भर में जहां पर कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। लेकिन ऐसी भी एक्टिविटीज में कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से लंबी दूरी तय करे, ऐसा कोई भी गाइडलाइन में कोई प्रोविजन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश हित में और स्व के हित में हमें इस बात को ध्यान में रख करके कुछ इस प्रकार की अगर हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो उनको हम लोग उससे बचने की कोशिश करें। चलिए, आफ्ताब का एक सवाल है। आफ्ताब ये कह रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए आवाजाही यहां पर लागू कर दी गई है, तो किसानों के ट्रैक्टर के टायरों के पंक्चर लगाने वाली दुकानें क्या वो खुली रह सकती हैं? क्योंकि ये जो ऑर्डर है उसमें इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन क्या इस सब्सिडी के तौर पर अग्रवाल साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, यस, एक्चुअली जो जितनी भी ढाबा हैं वहां पे रोड साइड जितनी भी पंचर ठीक करने की दुकानें हैं सबको खोलने का आदेश दिया गया है। तो ट्रैक्टर को पंचर ठीक करने के लिए दुकानें सब खुली हैं और इसमें कोई असुविधा नहीं है। अब बस समस्या इस बात की है कि जो गेहूं आ रहा है खेतों में 67% गेहूं हमारा हार्वेस्ट हो चुका है, बहुत अच्छी खबर है देश के लिए। तो उसको ट्रकों से कैसे मंडी तक ले जाया जाए और अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखा जाए, ये समस्या आजकल देश में प्रमुख है। इसका समाधान शीघ्र ही निकल आया क्योंकि ट्रकों को भी अलाउड हो गया। अब ट्रकों में पहले एक ही क्लीनर अलाउड था, अब 2 हो गए हैं। अब चूंकि ट्रक बिना पंचर रिपेयर दुकानों के चल नहीं सकते हैं, यहां तक कि छोटे छोटे मोची को भी अलाउड होना चाहिए। टेलर, छोटे छोटे जो काम वाले हैं जो सड़कों पर रहते हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया। तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें पंचर ठीक करने की दुकान सर्टेनली बिल्कुल अलाउड है। बिल्कुल खुली गई होगी। अगला सवाल ले लेते हैं। गौरव का सवाल है कि 1 महीने से ज्यादा वक्त से रेस्टोरेंट बंद है, सैलरी मिली नहीं है, सरकार रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है? क्या कुछ इसके लिए हो सकता है? अग्रवाल साहब आप ही इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट खुले नहीं हैं उन लोगों के लिए जो है क्या कुछ किया जा सकता है? हालांकि सरकार अपनी तरीके से कह रही है कि जब एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा वो कई तरीके के सोप्स लेकर के आएगी, क्योंकि एक तरीके की चेन है ये, तो उसको लेकर के क्या किया जाए? देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बड़ा एक क्लोज रिलेशन होता है, हमारे देश में भी रहा है। और जैसा कि जापान की भी कल्चर है कि बड़ा अच्छे संबंध रहते हैं। तो ये संकट की घड़ी है और फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। देखो, रेस्टोरेंट मालिक को भी देखना चाहिए कि आज वो संकट की घड़ी में उसका साथ देंगे तो वो जिंदगी भर उसका एहसान मानेगा। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं उनको भी थोड़ा परेशानी हो सकती है। सरकार ने अवश्य एक आदेश जारी किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी सहायता दी जाएगी 2000 रुपए की, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में भी हो रहा है। अब वो सहायता कैसे मिले इन्हें, ये आजकल मोबाइल सबके पास है, वो अपने मोबाइल नंबर दें, अकाउंट नंबर भेजें
और फिर एक बार कंट्रोल रूम में भेजकर एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं ये संकट की घड़ी है, थोड़ा धैर्य भी रख सकते हैं, क्योंकि जहां तक है राशन भी ये सुविधा मिल रही है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये एक दूसरे के प्रति समन्वय और त्याग की भावना भी रेस्टोरेंट मालिक को रखना चाहिए। हाँ, और उसे अपनी हेल्प करना चाहिए। एक और बहुत सवाल है जो कि दिल्ली से बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमने बहुत सारे देखे हैं कि जो कि ऐसे सिम्टम्स लगातार हैं, ऐसे केसेस आए हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं मिले। तो दर्शक का ये सवाल है कि दिल्ली में कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं जिसमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, तो अब क्या बिना लक्षण वालों को भी कोरोना पॉजिटिव मरीज माना जाए या फिर निकल रहे हैं उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा? डॉक्टर रॉय। देखिए, ये पहले से इसकी जानकारी है कि करीब 50% या उससे ज्यादा जो है लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। जहां तक तो दिल्ली क्या पूरी देश में ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे जो एसिम्टोमेटिक होंगे। ये जितने ये हमारे पॉजिटिव आए हुए हैं इस समय जो 17,000 के आसपास हैं, उसमें सभी सिम्टोमेटिक्स नहीं है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, अभी भी देखिए जो सरकार की टेस्टिंग गाइडलाइंस है उसके अनुसार जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मोर देन 95% निगेटिव आ रहे हैं। सो जो टेस्टिंग गाइडलाइंस सरकार की अभी तक है और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, वो कभी हम 1000 टेस्ट पर डे करते थे, इस समय करीब 20,000 टेस्ट पर डे के आसपास हम पहुंच चुके हैं। फिर भी पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से कम ही है हमारा, 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट नहीं आया है। सो जो भी गाइडलाइंस है समय समय पे अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बट 95% निगेटिव आने का मतलब यह है कि टेस्टिंग की स्ट्रेटजी सही है। पूरी कंट्री में सबको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। 130 करोड़ जनता को हम टेस्ट करके और आज वो निगेटिव में कल फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा अगला सवाल है अभिषेक त्रिपाठी, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास इतने टेस्टिंग किट है कि वो एक बड़ी जनसंख्या का टेस्ट कर सके, क्योंकि अगर बिना लक्षण को भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकल सकता है तो क्या ये भयावह नहीं है? मैं वही बिना उनके सवाल का भी मैं उसी का जवाब दे रहा था ऑलमोस्ट, कि इस टाइप के सवाल जिनके भी मन में है उनका मैं जवाब दे दूं। वही मैं बता रहा था कि जो गाइडलाइंस है, देखिए 95% से ज्यादा लोग अभी भी निगेटिव हैं, और वह तब जिनका हम वो टेस्ट कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पॉजिटिव होने की। अगर हम सबका टेस्ट मान लीजिए 130 करोड़ जनता का हम टेस्ट करना शुरू कर दें, एक तो जो आज पॉजिटिव है कोई जरूरी नहीं है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। आज मान लीजिए निगेटिव आ गया, वो कल पॉजिटिव हो गए तो क्या करेंगे? क्या रोज हम 130 करोड़ का करते रहेंगे? सो इसीलिए एक टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती है, और अभी तक उस पे जो भी आ रहा है हमारा संतोषजनक है। सो टेस्टिंग सबकी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, समय समय पे अगर कल लगा कि नहीं केसेस इतने हो गए और सिम्टोमेटिक्स, तो रैंडमली सेलेक्ट करके फिर लोगों को शुरू करेंगे, और उनमें अगर आएगा, जैसे अभी कल से ही शुरू हुआ है एंटीबॉडीज का टेस्ट होना है, रैपिड टेस्ट शुरू हुआ है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन रेट कम्युनिटी में क्या है। और अगर ऐसा हमें एविडेंस मिलता है कि कम्युनिटी में ज्यादा है तो ये भी किया जा सकता है कि और भी लोगों को एसिम्टोमेटिक को भी टेस्ट करना शुरू कर दें, तो लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। ठीक है, ये हरियाणा के रेवाड़ी हैं, उनका हरियाणा के रेवाड़ी से निखिल रमेश है, उनका सवाल है कि एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को खोलने की इजाजत है विजय सोनकर शास्त्री? क्योंकि इन्होंने ओवरऑल सबका पूछ लिया, हालांकि एमएचए में इसका जो है जो पूरा फॉर्मेट था उसमें इसका डायरेक्शन लिखे हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम बनाई गई है। यह टीम जो है ग्राउंड रियलिटी को समझती है, समझने की कोशिश करेगी, और उस एरिया का क्या सिचुएशन है इसको समझने की कोशिश करेगी, और वहां पर कोरोना का क्या पोजीशन है ये सब देख करके ये सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। ये पहले से गाइडलाइन में तय है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल अभी कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है, ऐसे करीब 350 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर उनके अंतर्गत
कोई इस प्रकार की यानी कि अगर वो हॉटस्पॉट नहीं होता है, तमाम एक्टिविटी चल रही है, तो उसके अंदर जा सकता है। एक लास्ट सवाल है डॉक्टर रॉय, आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई स्मोकर है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है और किसी दूसरे के घर में धुआं जाता है, तो क्या वो भी संक्रमित हो सकता है कि अगर उस आदमी में जो कि स्मोकर है उसमें अगर कोई लक्षण हो तो? अभी तक दूसरे के घर में धुआं से, देखिए, इसको लिए समझना पड़ेगा, उनको भी शायद पता होगा कि कैसे फैलता है। ये फैलता है ड्रॉपलेट से, जो बोलते समय या खांसते समय या छींकते समय जो छोटे कण निकलते हैं उससे फैलता है, या कंटामिनेटेड सरफेस होता है जिसको हम फोमाइट कहते हैं, उससे फैलता है मेनली। जो कह रहे हैं एरोसॉल टाइप की बातें कर रहे हैं, एरोसॉल से जो थोड़े बहुत एविडेंसेज आए हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, क्योंकि कुछ प्रोसीजर डॉक्टर्स करते हैं, ट्यूब डालते हैं और ये उस समय एरोसॉल ज्यादा जनरेट होता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इससे जो है कोई चांसेस नहीं है, जो भी एविडेंसेज हैं उसके अनुसार धुआं से होने का कोई चांस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे तमाम मेहमानों का। जितने क्वेश्चन हो सके हम लेने की कोशिश करते हैं, और आज भी हमने क्वेश्चन लेने की कोशिश की जितने ज्यादा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।